नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। देखिए, छत्तीसगढ़ किसका होगा, इस पे आज हमारा फोकस इसलिए भी है क्योंकि मिशन छत्तीसगढ़ को फतह करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज राजनांदगांव का जिले का दौरा होगा। डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें, चौथी बार नामांकन दाखिल करेंगे रमन सिंह। इधर आचार संहिता लगने के बाद शाह की ये पहली रैली है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी सभा लेंगे। आचार संहिता लगने के बाद शाह की प्रदेश में ये पहली सभा होगी। इस दौरान रमन सिंह चौथी बार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। तो रमन सिंह के साथ साथ डोंगरगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर, खुज्जी विधानसभा से गीता साहू और डोंगरगांव विधानसभा से भरत वर्मा भी नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर स्टेट स्कूल मैदान में बड़ी रैली निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए युद्ध का मैदान है और मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ तैयार हो चुका है। सभी पार्टी मतदाताओं को कैसे लुभाया जाएगा, इस पर काम कर रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, आचार संहिता लगने के बाद शाह की ये पहली रैली है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज इंडिया के स्टेट हेड अनिल पुसुतकर जी। अनिल जी, देखिए, आज छत्तीसगढ़ का दौरा, हमेशा से यूं कहें कि लगातार दौरे पे तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद ये पहला दौरा और रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने जाएंगे, उस रैली में शामिल होने जाएंगे। इसके हम क्या मायने निकाल सकते हैं? देखिए, ये जो है दौरा ये कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए है और ये चुनावी जो घोषणा हुई है उसमें भाजपा ने सूची जारी करने के मामले में भी पहल हासिल करी और अब नामांकन दाखिल करने के मामले में भी वो लीड लेती दिख रही है। रमन सिंह का ही जो है पहला चुनाव पर्चा भरा जा रहा है। उनके साथ ये जिले के चार विधानसभा के और जो है प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। लेकिन जो इस एक प्रकार से जो विपक्षी पार्टियां एक भ्रम फैला रही थी कि रमन सिंह की चल नहीं रही है, या भूपेश बघेल ने भी खुद कहा था कि रमन सिंह की चल नहीं रही है, पार्टी में उनको किनारे कर दिया गया। इन सबको भी जो है इन सारी अफवाहों को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए अमित शाह का ये दौरा है। अमित शाह खुद आएंगे, खुद उनका नामांकन दाखिल कराएंगे। उसके अलावा एक और खबर आ रही है कि कवर्धा जो उनका गृह ग्राम है डॉक्टर रमन सिंह का, जहां अभी हाल के समय में हिंदू मुस्लिम के 2-4 विवाद हुए थे, वहां पर कट्टर हिंदूवादी विजय शर्मा को जो टिकट दी गई है, उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए घोर हिंदूवादी चेहरा योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर वहां आते हैं तो वहां प्रत्याशी कांग्रेस के मोहम्मद अकबर हैं, जो पिछली सरकार में मंत्री थे और वो भी बहुत ताकतवर नेता है, पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। तो इस बार जो है कवर्धा को टोटल जो है वो पोलराइज कर दिया गया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का माहौल बहुत तेज है और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद जो है वो भाजपा अपने फिर से एजेंडे पर लौट आएगी, हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर लौट आएगी। जी देखिए अनिल जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने पहली सूची जारी की, हालांकि देरी से जारी की, लेकिन फूक फूक कर यहाँ पर कांग्रेस कदम रख रही है। इसके अलावा देखा जाए कि इस वक्त हम छत्तीसगढ़ को लेकर देखें तो कांग्रेस जो है बहुत ही यूं कहें कि निश्चिंत हो गई है और ये निश्चिंतता प्रदान करी है बीजेपी ने ही। तो फिलहाल देखिए, भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं। चुनौतियां कितनी गंभीर है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछला जो नतीजा था वो उनके लिए बहुत बुरे सपने से भी बुरा था। देखिए, पिछली बार जो है 15 ही सीट आई थी, उसके बाद उपचुनाव जो हुए थे उस पर 3 सीट और चले गई थी। तो 11 सीट पर अगर भाजपा रह गई थी, जो 50 सीटों पर थी, तीन सरकार उन्होंने बनाई, हैट्रिक मारी थी सरकार की।
उसके लिए डरावने सपने से बुरा कम नहीं था जो पिछले विधानसभा चुनाव का नतीजा था। उससे उबरना उनके लिए बहुत बड़ा काम, कठिन काम था और वो उससे उबरने में लगी हुई है। उन्होंने टिकट जो वितरण किया है उसमें जो है उनको असंतोष का सामना नहीं करना पड़ रहा है और चुनौतियां तो है ही उनके सामने, क्योंकि भूपेश बघेल जो है पहले दिन से इलेक्शन मोड में थे, पहले दिन से वो काम कर रहे हैं, सतत संपर्क कर रहे हैं, सतत दौरे कर रहे हैं, सतत घोषणाएं कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल ने तो कांग्रेस को एकदम मोड में रखा पूरे 5 साल। हाँ, ये जरूर है कि उनकी तुलना में उनके साथी जरूर पीछे रहे, सब आराम करते रहे और उसका नतीजा ये है कि अब जो है उनको 25-30% जो है पहले सूची है उसमें टिकट काटने पड़े विधायकों के। 8 विधायकों के उन्होंने टिकट काटे। तो ये बताता है कि उनके जो साथियों का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था जैसा अकेले भूपेश का था। तो फिर अकेले तो होता नहीं है सब कुछ, टीम वर्क होता है। तो कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती है कि अपने परफॉर्मेंस को बनाए। जी देखिए अनिल जी, कल पहली लिस्ट जारी करी कांग्रेस ने और यदि हम प्रयोगों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ खास प्रयोग करते दिखाई दिए नहीं, यानी कि सेफ साइड खेलने की कोशिश की कांग्रेस ने। कांग्रेस सेफ साइड खेली है लेकिन प्रयोग तो हुआ है। उन्होंने भी जो है सांसद दीपक बैज को जो है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको चित्रकूट से मैदान में उतारा है। अब चित्रकूट से उनके मैदान में उतरने से वहां के जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट कट गई है। अब वैसे देखा जाए तो 30 नामों की छोटी सी सूची थी, यानी 33% लगभग 90 में 30 नाम ही घोषित कर पाए थे और 30 में जो है 19 जो है वो प्रथम चरण के जो 20 विधानसभा क्षेत्र उनमें से 19 थे। एक जो है उसमें महत्वपूर्ण जो विधानसभा है जगदलपुर, जो बस्तर का मुख्यालय है, वहां पर टिकट की घोषणा नहीं हो पाई है। तो और जो बाकी जो थी जो सीटें हैं, जो 13 सीटें जो हैं जिसमें 12 मंत्री हैं, एक स्पीकर है, यानी 17 में से 8 विधायकों की टिकट कट गई है। तो ये एक प्रयोग, हाँ, प्रयोग करने की कोशिश की है लेकिन सेफ साइड भी जरूर खेली है। देखिए इसके साथ देखिए हम दंतेवाड़ा से बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन क्या इस यात्रा का कुछ खास असर अभी आप देख पा रहे हैं? चुनाव तो बहुत नजदीक है। देखिए दंतेवाड़ा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और दंतेवाड़ा से ही ऐसा लगता है लोगों को, माई है वहां पे, दंतेश्वरी माता का मंदिर है दंतेवाड़ा जो सतीश गत्ता है जिसमें दंत गिरा था वहां पर। तो ऐसा लगता है कि दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद दोनों ही पार्टियां लेना चाहती है, दोनों ही वहां ताकत लगा रही है। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर इस बार जो है सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर उनके पुत्र को दिया है। तो वो भी एक उनके लिए जो है प्रयोग जो है घातक हो सकता है। और एक मंत्री का भी उन्होंने जो है स्थान परिवर्तन कर दिया है, सीट परिवर्तन कर दिया है। रुद्र गुरु उनके मंत्री हैं जो पहले अहिवारा से चुनाव लड़ रहे थे, वो इस बार नवागढ़ चले गए। तो नवागढ़ से जो सिटिंग एमएलए हैं गुरुदयाल बंजारे, उनकी टिकट कट गई है। तो वो भी एक जो है वहां पर भी असंतोष के स्वर सामने आ रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस जो है टिकट वितरण के पहले जितनी कंफर्टेबल थी, टिकट वितरण पहली जो सूची है उसके बाद थोड़ा सा वो तकलीफ में दिख रही है। अब अगली सूची के बाद ही सामने में आएगा कि पार्टी को कितना असंतोष झेलना पड़ता है, पार्टी कितना डैमेज कंट्रोल करती है। देखिए अनिल जी, देखिए अब हम चुनाव की तैयारियों की बात करते हैं। स्पेशली तरीके से तैयारी की है इस बार कांग्रेस। यदि हम उनके वॉर रूम को देखते हैं तो चुनाव में कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को भी बनाया है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए सोशल मीडिया के महत्व को समझते हुए बहुत से परिवर्तन कांग्रेस ने करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया की टीम उन्होंने भी बनाई है और भाजपा ने भी बनाई है। प्रचार प्रसार के मामले में तो कोई किसी से कम दिख नहीं रहा है और प्रचार प्रसार में भ्रामक प्रचार ज्यादा हो रहा है। लेकिन प्रचार प्रसार का जो है वो तो एक हथियार होता है और उसको कोई भी सेना हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ तक कि आप पार्टी भी जो है, आप पार्टी भी मैदान में है, वो भी उसमें चूक नहीं रही है। वो अपनी 10 गारंटियां गिना रही है, 10 गारंटियों का प्रचार जो है जोर शोर से कर रही है। उन्होंने तो बस्तर में यहाँ तक कह दिया है कि हमारी सरकार बनी और दूसरे दिन से हम जो है पेशा कानून यानी जल जंगल जमीन पर जो है ग्राम पंचायतों का अधिकार देने का हम कानून पारित कर देंगे। तो प्रचार प्रसार में कोई पार्टी पीछे नहीं है और सभी लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई कमी छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो चूकेगा वो फिर वो पछताएगा। तो इस प्रचार प्रसार बिल्कुल, प्रचार प्रसार में तो ताकत झोंकनी ही पड़ती है और सटीक प्रचार करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए अनिल जी, जो सत्ताधारी दल होता है उस पर सभी की निगाहें होती हैं और यदि हम शुरुआत की बात करते हैं, टीएस सिंहदेव को मनाने की पूरी कोशिश है ना, और भूपेश बघेल, यानी कि इनकी अंतःकलह सबने देखी। वही कंडीशन कहीं ना कहीं राजस्थान में निर्मित है। ये तमाम बैलेंसिंग करने की कोशिश तो कांग्रेस से बहुत की है, लेकिन अंदर खाने में स्थितियां अभी भी बदहाल तो हैं। ये हम कैसे देख पाएंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि असंतोष तो है ही और कांग्रेस
में असंतोष ना हो तो फिर वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में असंतोष था तभी तो जो उनकी निर्वाचित सरकार थी मध्य प्रदेश में वो गिर गई। तो सचिन पायलट डावाडोल होते रहे, इसलिए वहां पे जो है अशोक गहलोत 5 साल पूरा कर गए, लेकिन वहां पे भी स्थिति खराब थी। छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल के फार्मूले को लेकर 3 सीधे समय समय पर नाराजगी जाहिर करते रहे। अब उनको आखिरी 6 महीने में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो कितने संतुष्ट हैं वो तो यही बता पाएंगे, खुलकर तो कहते नहीं। लेकिन वहां अभी जो सूची जारी हुई है, पहली सूची, उसमें एक विधायक है बृहस्पति सिंह, जो पहले कभी उनके साथी थे, उनको विरोध झेल रहे हैं, तो वो जरूर नाराज दिख रहे हैं। वो भी चुनावी परिदृश्य से गायब, तो उनका असंतोष भी बहुत मायने रखता है। बृहस्पति का भी असंतोष है, टी.एस. सिंहदेव का भी है, हालांकि मनाने की कोशिश है। लेकिन आपको क्या लगता है अनिल जी, हम देखें यदि थोड़ा सा गौर भी करते हैं तो जो मनाने की कवायद है, क्या कांग्रेस इसमें लेट हो गई? ये काम पहले ही होना चाहिए था। 2.5 साल के फॉर्मूले की बात यदि आपने कही थी तो ये फॉर्मूला पहले भी अपनाया जाना चाहिए था ना। और ये तमाम चीजें जनता को भी दिखती हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या माने? नहीं, देखिए मनाना तो पहले चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। आखिर 6 महीने बाद तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 6 महीने पहले अगर 2 साल पहले बना देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां जो थी अलग थी। उस समय भूपेश बघेल बहुत ताकतवर थे, अभी भी ताकतवर हैं, अभी भी उनकी चल रही है। लेकिन पार्टी में जिस प्रकार की पहली सूची आई है, उसमें अंबिकापुर क्षेत्र की जो 5 टिकटें हैं, उसमें पूरे के पूरे जो है टी.एस. सिंहदेव समर्थकों को मिली है। तो उससे ऐसा लगता है कि टी.एस. सिंहदेव को भी जो है पार्टी तवज्जो दे रही है, और ये बैलेंस करने के चक्कर में कहीं इनका बैलेंस आउट ना हो जाए, ये खतरा जरूर मंडरा रहा है पार्टी का। जी बिल्कुल। इसी के साथ है कि भूपेश बघेल लगातार यूं कहें कि जब से सत्ता संभाली है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम की हमेशा से बहुत तारीफ होती आई है। देखिए, जनता के बीच उनकी साख है और बहुत जमीनी नेता उनको माना जाता है। तो फिलहाल उनका जो परसेंटेज है रमन सिंह के मुकाबले तो 19-20 ही लगता है। नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते कि 19 और 20 की बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भूपेश बहुत बड़ा चेहरा है। अब कांग्रेस में बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ अकेला चेहरा है जो पार्टी को खींच कर ले जा सकते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी तो बहुत प्रयोग हुए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, लेकिन जब भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने पार्टी को दफ्तर से निकालकर सड़क पर लाया। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लाठी डंडे खाए, उन्होंने वो जेल भी गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा घेरा, माने जो उनसे हो सकता था पार्टी को जिंदा करने में उन्होंने किया। जाकर गांव-गांव जाकर खुद संपर्क किया और ग्राम पंचायत स्तर तक जाकर उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क करके जो सक्रिय थे कांग्रेस के नेता, जो किनारे हो गए थे, उनको वापस पार्टी से मुख्यधारा से जोड़ा, संगठन को खड़ा किया। और उसका नतीजा था कि वो बहुत एक जबरदस्त अभूतपूर्व जो है बहुमत से चुनाव जीते। तो उनके चेहरे के सामने कांग्रेस में कोई और चेहरा है ही नहीं, ये कहा जा सकता है। लेकिन इससे भी कोई शक नहीं कि रमन सिंह जैसा चेहरा भाजपा में भी नहीं है। भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं अभी जो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, लेकिन रमन सिंह का चेहरा है वो चाउर वाले बाबा के रूप में 15 साल तक बहुत लोकप्रिय रहे। ये बात जरूर है कि पिछला विधानसभा चुनाव उनके फेवर में नहीं आया था, लेकिन पार्टी में उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है। और चेहरे के मामले में देखा जाए तो दोनों ही जो है बराबर के अपनी पार्टी में बराबर के हिस्से रखते हैं। दोनों ही अपनी पार्टी में इकलौते चेहरे हैं जो पार्टी को खींच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपना अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा हम बीजेपी पे गौर करते हैं तो आपको क्या लगता है जो लिस्ट जारी हुई थी, मजबूरी थी या रणनीति माने से? क्योंकि छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने हारे हुए कैंडिडेट्स पे और पुराने चेहरों पे भी दाव लगाया, जिसमें हम देखें तो चुनाव में 11 विधायकों के साथ 13 ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया गया जो पिछले चुनाव में हार गए थे। और रमन सरकार के 17 मंत्रियों के नाम भी हैं जिसमें से कोई चुनाव में पिछले चुनाव में हार कर उनको भी सामना करना पड़ा। तो ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, किस रणनीति के तहत, क्या लगता है आपको अनिल जी? देखिए, जिसका पार्टी यहाँ जो पिछले चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था वो सबसे बुरा प्रदर्शन था, और उसके बाद पार्टी जो है हाइबरनेशन मोड में थी, बहुत मतलब अज्ञातवास में ही चले गई ऐसा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के अलावा छत्तीसगढ़ में और कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। 3 साल 4 साल यही स्थिति रही। फिर उसके बाद जब पार्टी एक्टिव हुई इलेक्शन ईयर में, तो इलेक्शन ईयर में इलेक्शन मोड में आने के बाद उन्होंने फिर से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की पार्टी को, और फिर सब जो भी पुराने जो गिले शिकवे हैं सब भूल भाल कर, जो भी हो, जैसे भूलता तो कोई नहीं है लेकिन भूल कर फिर एकजुट होकर उन्होंने चुनाव लड़ने चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो चुनाव में जो आप जो सूची की बात कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत ठोक बजा कर की है। इनके 2-3 अलग अलग सर्वे में उनका संघ की तरफ से भी जो है सिफारिशें थी, तो वो सबको देखकर उन्होंने पार्टी की टिकटें जारी की है। और इसमें
कोई शक नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि पिछली बार जो सरकार गई जिसके लिए आम आदमी में एक परसेप्शन था कि इन मंत्रियों के टिकट कट जाते तो भाजपा फिर से आ जाती, उनको भी टिकट दिया गया है। तो ऐसे चेहरों के लिए ये कहा जा सकता है कि वहां पर उनका कोई विकल्प था नहीं, उनका कोई विकल्प था नहीं। जैसे रायपुर में ही हम मान लें कि रायपुर पश्चिम में जो है, रायपुर पश्चिम की जो सीट है वहां से राजेश मूणत को टिकट दिया गया है। वो पिछले चुनाव हारे हैं, उससे पहले वो 3 चुनाव जीते थे और मंत्री थे तीनों कार्यकाल में, लेकिन पिछला चुनाव हारे हैं। वहां भाजपा के पास उतना बड़ा कोई चेहरा है नहीं या विकल्प है नहीं, इसलिए उनको मजबूरी में उनको टिकट देना पड़ा। अब वैसे भाजपा ने भी बहुत सारे लोगों को टिकट काटे हैं, तो जिसे छन्नी साहू है उसका, वो तो कांग्रेस की है, लेकिन भाजपा ने भी जो है बहुत सारे लोगों को टिकट काटे हैं और 4-4 सांसदों को मैदान में उतारा है। तो ये आप कहा सकते हो उसमें एक जो है केंद्रीय मंत्री है रेणुका सिंह। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने हड़बड़ी में कोई सीट चुनावी घोषणा कर दी है टिकटों की, बहुत सोच समझ कर की है, बहुत सर्वे करने के बाद की है। उनके पास विकल्प नहीं था जो जीत सकता है, उनके पास एक ही पैमाना था, विनिंग फैक्टर। जो विनिंग फैक्टर जिनके साथ दिख रहा था उसको उन्होंने रिपीट किया है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस की अंतःकलह तो हमने देखी है, हालांकि उसको वॉश आउट करने की कोशिश कांग्रेस ने लगातार की, लेकिन क्या बीजेपी में ऐसे बगावत के स्वर आपने देख पाए, क्योंकि आप बारीकी से देखते हैं एमपीसीजी को? बीजेपी में जैसे कवर्धा है, कवर्धा में जो मुद्दा था, हिंदू मुसलमान का मुद्दा था जो बना, वहां पर एक नहीं कई बार तनाव हुए। तो उसके पीछे दुर्गेश नाम का एक कार्यकर्ता था इनका, जिसके कारण ये सब मामला होता रहा। तो उसको टिकट ना देकर विजय शर्मा को इन्होंने टिकट दिया भाजपा ने, जो उनके पार्टी के महामंत्री हैं। और ऐसी ही वारदात जो है, एक हिंदू मुसलमान वाली जो वारदात है, वो बीरम गांव में हुई थी। बीरम गांव में जो है वहां पर जो है जो पीड़ित है परिवार, उनके मुखिया को टिकट दिया गया। तो दुर्गेश का भी क्लेम था कि उसने बहुत संघर्ष किया, उसको मिलना चाहिए। तो वो थोड़ा सा नाराज जरूर नजर आ रहा है। अब इस पर पार्टी डैमेज कंट्रोल कितना कर पाती है ये बात अलग है, लेकिन वहाँ आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को बुलाकर पार्टी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रही है। मध्य प्रदेश को आप किस तरीके से देते हैं? हम छत्तीसगढ़ के इतर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करते हैं। अपने तमाम जो बड़े चेहरे थे वो थोड़े खफा थे, हालांकि पार्टी फोरम में वो चुप थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो जनता के सामने आते थे तो कुछ ना कुछ दिल की बात तो जमा पे उनके आ जाती थी। तो क्या लगता है आपको? जी नहीं, कांग्रेस जो है बीजेपी में अपर हैंड है उनका, ऐसा नहीं है कि उनको इस समय कमजोर रखा जा सकता है। पिछली बार भी वो बहुत मजबूत थी। देखिए, मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस का गढ़ ही रहा है। मध्य प्रदेश में मालवा और महाकौशल, ये जरूर जो क्षेत्र है वो भाजपा के जनसंघ के गढ़ थे, लेकिन मध्य प्रदेश कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ था। छत्तीसगढ़ का, खासकर बस्तर संभाग, आदिवासी वनांचल जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का गढ़ था। छत्तीसगढ़ के भरोसे तो दिग्विजय सिंह की दूसरी सरकार आई थी। तो कांग्रेस वहां मजबूत होने के बावजूद जो है वहां पे परंपरागत रूप से गुटबाजी बहुत तेज थी। कब जमाने से उनकी गुटबाजी रही, द्वारका प्रसाद मिश्र के समय से जो गोविंद नारायण सिंह उनका विरोध करते रहे, फिर बाद में अर्जुन सिंह और विद्याचरण शुक्ल बंधुओं का विरोध रहा, दिग्विजय सिंह शुक्ल बंधुओं का विरोध रहा। इस सब कारणों से कांग्रेस वहां लगातार जो है कमजोर होती रही। और फिर बाद में सुरेश पचौरी अलग आए, फिर अरुण यादव, सुभाष यादव थे उनका, तो बहुत वो गुटबाजी हावी तो है ही। और कमलनाथ को ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ पहली सूची जो जारी की उन्होंने 144 सीटों की, उसमें वो सफल रहे हैं काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने के लिए। वो उसमें बहुत ज्यादा संतोष दिख नहीं रहा है, लेकिन इंदौर में जरूर थोड़ा सा नाराजगी दिख रही है। संजय शुक्ला, हालांकि उनका जो कैंडिडेट है बहुत ताकतवर है और वो बहुत सही चयन है, लेकिन इंदौर के दूसरे क्षेत्रों में नाराजगी नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी का क्या हाल आप देख पाते हैं? जैसे आपने इंदौर का जिक्र किया, इंदौर एक्स से उनको सीट दी गई है, और कैलाश विजयवर्गीय भी पहले बहुत खुश नजर नहीं आए थे, हालांकि मीडिया के सामने भी ये बात कही थी कि ये तो पार्टी की मर्जी है कहाँ से लड़े, लेकिन मन में कुछ और था उनके। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय तो छत्तीसगढ़ में रहे ही नहीं, क्षमा कीजिएगा, मध्य प्रदेश में रहे ही नहीं। पिछले कार्यकाल उन्होंने कलकत्ता में, बंगाल में ही गुजारा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति से एक प्रकार से वो थोड़ा सा कट से गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका मुंह छूटा नहीं था। वो चाहते थे उनके पुत्र को टिकट मिले, लेकिन उनके पुत्र को ना टिकट देकर तवज्जो नहीं दी गई और उनको ही वापस मैदान में उतारा गया। तो उनको मैदान में उतारने का कारण ये था कि मालवा क्षेत्र में जो उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी, वहाँ सुमित्रा ताई महाजन जो स्पीकर रही है वो भी उनकी बड़ी कद्दावर नेता थी, वो उम्र दराज हो गई है। तो एक कमजोरी वहां पर जरूर उनको लग रही थी, एक कमी जरूर लग रही थी। तो उसको पूरा करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने भी बहुत तगड़ा कैंडिडेट दे दिया है, संजय शुक्ला। तो अब ऐसा लगता है कि
कैलाश विजयवर्गीय को चाहे इच्छा हो चाहे अनिच्छा हो, उनको पूरी ऐसा ताकत लगता है से कि चुनाव कुछ लड़ना पड़ेगा। ये जो आत्मघाती हमला टाइप में है, जो कि शुक्ला की बात करें वो तो उनका गढ़ कहा जाता है और ये बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने उतारा है। हाँ नहीं, कांग्रेस तो बहुत वहां पर संजय शुक्ला कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है, मजबूत है वो। कैलाश विजयवर्गीय भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका बहुत क्षेत्र है, दबंग है और उनका गुस्सा सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद उनको अब इस बार मेहनत करना पड़ेगा और न केवल अपनी सीट बचाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपना पूरा क्षेत्र मालवा क्षेत्र बचाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर जो है कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है ताकि उनकी प्रतिष्ठा गाँव पर लगे, 7 गाँव पे लगे और वो मेहनत करे और पूरा वनांचल अपने दम पे खींच के ले, पूरा मालवा अपने दम पर वो खींच के ले जाए। बिल्कुल। देखिए अनिल जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से और बहुत बारीकी से हमें समझाया। वाकई में हम दर्शकों को देखना होगा कि चुनाव तो अब नज़दीक है और इसके अलावा ये देखा जाए कि जो लिस्ट जारी की गई हैं उन लिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। वो लिस्ट प्रत्याशियों की जारी जरूर हुई है लेकिन बहुत विचार मंथन के बाद इसे जारी किया गया। देखिए आपको बता, छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों ने लिस्ट कल जारी की। 90 विधानसभा सीटों में से 30 के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। पाटन विधानसभा सीट से सीएम भूपेश बघेल को टिकट दिया गया। हालांकि इसके लिए बाकायदा भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा था, कहा था कि धन्यवाद दिया था, प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी थी। कोंडा विधानसभा से आपको बता दें कवासी लखमा को मौका मिला। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव लड़ेंगे। दुर्ग ग्रामीण सीट से ताम्रध्वज साहू, गिरीश देवानंद को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। गिरीश देवांगन का मुकाबला सीएम रमन सिंह से होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 7 और 17 को चुनाव होगा। 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक की उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।